हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यूनिट 2 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी रिमूवल का आधार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो रिमूवल से रिलेटेड आर्टिकल 317 दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाने या निलंबन की प्रक्रिया दी गई है। इसके अनुसार केवल सत्य सिद्ध कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को मामला उच्चतम न्यायालय में भेजना पड़ता है और यदि न्यायालय जांच के बाद दोषी पाता है तभी उन्हें हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब अगर रेजिग्नेशन दिया जा रहा है तो गवर्नर को दिया जाता है, राज्यपाल को दिया जाएगा, और अगर जो हटाया जा रहा है ना, निलंबित किया जा रहा है, तो वहां पर रिमूवल किया जा रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, जब तक कि पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही हटाया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य के बारे में दिया है सेक्शन 18 में। धारा 18 सूचना आयोग की शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने की शक्ति देती है। यदि किसी व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया या उससे अधिक शुल्क मांगा गया या उससे अधूरी जानकारी दी गई है तो वो सीधे आयोग को शिकायत कर सकता है। इस दौरान आयोग के पास दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां होती है, जैसे समन जारी करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना आदि। नेक्स्ट है लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सुमोटो से पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास है? मतलब खुद से स्व प्रेरणा से कौन रिवीजन के ले सकता है, ये शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है रिविजनरी अथॉरिटी, पुनरीक्षण प्राधिकारी। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वयं ही प्रेरणा से या किसी आवेदन पर अधीनस्थ अधिकारियों जैसे अपीलीय अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी के किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य की जांच कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि निचले स्तर पर कोई गलत निर्णय न लिया गया हो। नेक्स्ट है प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अधीनस्थ विधान सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की जांच करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो ये जो समिति है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। क्योंकि कार्यपालिका प्रशासन कानून के नियमों और उपनियम बनाती है, इसलिए संसद यह देखती है कि प्रशासन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति उन सभी नियमों और विनियमों की सूक्ष्म जांच करती है जो प्रशासन द्वारा बनाए जाते हैं और यह सुनिश्चित करती है कि वे मूल अधिनियम की सीमाओं के भीतर हो। नेक्स्ट है विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक शिकायत की जांच कितने दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए? तो ये जो जांच है 90 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 जो विशाखा गाइडलाइंस पर आधारित है के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को अपनी जांच शिकायत मिलने के 90 दिन के भीतर पूरी करनी अनिवार्य। जांच पूरी होने के बाद समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट नियोक्ता एम्प्लॉयर को सौंपनी होती है। एमपीपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियम बनाते हैं? तो ये जो नियम बनाए जाते हैं वो 318 के तहत बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 318 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करे और उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में नियम बनाए। हालांकि एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद इन शर्तों में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो सदस्य के लिए नुकसानदेह हो। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में कौन आता है? पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत संविधान द्वारा स्थापित निकाय, संसद या राज्य विधान मंडल के कानून द्वारा स्थापित निकाय और एनजीओ जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, ये सभी इसमें पब्लिक अथॉरिटी में शामिल है। तो सेक्शन 2H के अनुसार लोक प्राधिकरण में वे सभी संस्थाएं शामिल है जो संविधान, कानून या सरकार की अधिसूचनाओं द्वारा बनाई गई है। इसमें वे निजी संगठन और गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, लोकायुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और पद ग्रहण करने से
पहले ये लोकायुक्त को राज्यपाल के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ लेनी होती है। यह शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और अपने कर्तव्य की ईमानदारी से निर्वहन की होती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के लिए क्या योग्यता सुझाई थी? तो यह सक्रिय राजनीति से न जुड़ा हो, उसका सार्वजनिक जीवन बेदाग हो और वह न्यायपालिका का अनुभव रखता हो। उपरोक्त ये सभी इसमें शामिल किया गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने स्पष्ट किया था कि लोकपाल जैसा पद पूरी तरह गैर राजनीतिक और निष्पक्ष होना चाहिए, उसे किसी भी दल से संबंधित नहीं होना चाहिए और उसकी छवि जनता की नजर में अत्यधिक सम्मानजनक होनी चाहिए ताकि लोग उस पर भरोसा कर सकें। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन 181 का प्रबंध किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये विभाग है पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, लोक सेवा प्रबंध विभाग। मध्य प्रदेश में लोक सेवाओं के बेहतर वितरण और शिकायतों के निराकरण के लिए एक अलग लोक सेवा प्रबंधन विभाग बनाया गया है। यही विभाग सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, लोक सेवा केंद्रों और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। नेक्स्ट है पदानुक्रम में आदेश की एकता का क्या अर्थ है? तो यह एक कर्मचारी को केवल एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए सिद्धांत का अर्थ है कि प्रशासनिक कुशलता के लिए एक अधीनस्थ को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यदि उसे एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलेंगे तो भ्रम पैदा होगा और अनुशासन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स के उल्लंघन पर कौन सा दंड दिया जा सकता है? सामाजिक बहिष्कार और विभागीय निंदा। आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनी या विभागीय सजा मिलती है, लेकिन नैतिक संहिता जो एथिक्स है अक्सर उच्च मूल्यों से जुड़ी होती है। इसके उल्लंघन पर आमतौर पर समाज में छवि खराब होती है या विभाग द्वारा चरित्र पंजिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जा सकती है, जो भविष्य में पदोन्नति को प्रभावित करती है। विश्वविद्यालय के अधिनियम और परिनियम के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक्ट और स्टैट्यूट में क्या अंतर होता है, ये पूछा गया है। तो अधिनियम मूल ढांचा होता है, परिनियम उसे विस्तार देने वाले नियम है। विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधानसभा के अधिनियम से होती है। उस अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय की आंतरिक कार्यप्रणाली, नियुक्तियां, प्रशासन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें परिनियम कहा जाता है। इन्हें राज्यपाल मतलब कुलाधिपति की मंजूरी अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है न्यायिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रतिषेध प्रोहिबिशन रीट का उद्देश्य क्या है? तो निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना है। प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को तब जारी की जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा हो। यह रीट कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है ताकि गलत निर्णय होने से रोका जा सके। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष को नोटिस देने के लिए पीआईओ को कितना समय मिलता है? तो यहाँ पे जो मिलता है 5 दिन मिलेगा। धारा 11 के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष की गोपनीयता से जुड़ी है तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर उस तीसरे पक्ष को लिखित नोटिस देना होता है। तीसरे पक्ष को अपनी बात रखने के लिए 10 दिनों का समय दिया जाता है। इंटीग्रिटी पैक्ट सत्यनिष्ठा संधि की अवधारणा किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने विकसित की है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 1990 के दशक में सत्यनिष्ठा संधि का सुझाव दिया था। इसका उद्देश्य बड़े सरकारी ठेकों और रक्षा सौदों में होने वाली भ्रष्टाचार को रोकना है। भारत में कई सार्वजनिक उपक्रमों और रक्षा मंत्रालय ने इसे अनिवार्य रूप से अपनाया है। मध्य प्रदेश में एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार का उच्च विभाग यूजीसी के माध्यम से। देश भर में रैगिंग की शिकायतों के लिए केंद्रीकृत 24/7 नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, ये नंबर याद रखिएगा 1800-180-5522 काम करती है, जिसे यूजीसी संचालित करती है। शिकायत मिलते ही यह हेल्पलाइन संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति और स्थानीय पुलिस को अलर्ट भेजती है। प्रशासनिक जवाबदेही में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या कार्य है? तो ये सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है।
पीएसी सबसे पुरानी संसदीय समिति है। इसका मुख्य काम यह देखना है कि प्रशासन ने पैसा उसी तरह खर्च किया जैसा संसद ने तय किया था। यह सीएजी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट की बारीकी से जांच करती है और वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तलब कर सकती है। प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण का एक आधार अल्ट्रा वायरस है। इसका अर्थ क्या है? तो शक्ति या अधिकार क्षेत्र के बाहर। अल्ट्रा वायरस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शक्तियों से परे। यदि प्रशासन कोई ऐसा नियम बनाता है जो संसद द्वारा दिए गए अधिकारों से बाहर है या संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे अल्ट्रा वायरस घोषित कर रद्द कर सकता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत द्वितीय अपील के निराकरण की समय सीमा क्या है? तो ये 45 से 60 दिन है। द्वितीय अपीली अधिकारी को आमतौर पर अपील प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर निर्णय लेना होता है। विशेष कारणों से इसे अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यह समय सीमा सुनिश्चित करती है कि नागरिक को न्याय के लिए वर्षों तक भटकना न पड़े। विशाखा गाइडलाइंस के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति का गठन कहाँ किया जाता है? तो ये जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए। जहाँ 10 से कम कर्मचारी है या जहाँ नियोक्ता के खिलाफ की शिकायत है, जैसे असंगठित क्षेत्र, घरेलू कामगार है, वहाँ के लिए जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर एक लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाता है। एमपीपीएससी के कार्यों में परामर्श शब्द का अर्थ क्या है? सरकार को राय लेनी चाहिए लेकिन वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुसार नियुक्तियों और अनुशासनात्मक मामलों में आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। हालांकि आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं है। यदि सरकार सलाह नहीं मानती है तो उसे विधानसभा को यह स्पष्ट करना होता है कि उसे सलाह क्यों नहीं मानी। इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए विसल ब्लोअर किसे कहते हैं? तो विसल ब्लोअर भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले विभाग का ही कोई कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति। विसल ब्लोअर वह साहसी व्यक्ति है जो किसी संगठन के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्यों या खतरे को सार्वजनिक करता है। भारत में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 ऐसे व्यक्तियों को पहचान, छिपाने और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत सूचना आयोग जुर्माना लगाता है? तो ये धारा 20 के तहत जुर्माना लगाया जाता है। धारा 20 आयोग को दंडात्मक शक्तियां देती है। यदि आयोग पाता है कि पीआईओ ने जानबूझकर बाधा डाली है तो वह 200 रुपये, 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा आयोग अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। समन्वय के लिए समिति प्रणाली कमेटी सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये विभिन्न दृष्टिकोणों को एक साथ लाने और सामूहिक निर्णय लेने के लिए किया जाता है। जब कोई जटिल मुद्दा कई विभागों से जुड़ा होता है तो कई एक समिति बनाई जाती है। इसमें सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि होते हैं जो चर्चा करके एक सर्वसम्मत निर्णय लेते हैं। इससे विभागों के बीच टकराव कम होता है और बेहतर समन्वय स्थापित होता है। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।